अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस वक्त कल का दिन ख़ास अहमियत का हामिल है और तमाम तर कोशिशें चाहे हुकूमती अरकान की तरफ से हों या अपोजिशन या PDM की जमातों की तरफ से, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में कामयाबी उसी की हो। अगर नंबर गेम की बात की जाए तो बज़ाहिर PDM के पास वाज़े तौर पर अक्सरियत हासिल है, नंबर्स उनके ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत भी ये बार बार अज़्म दोहरा रही है कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट उन्हीं के ही होंगे। इस वक्त जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि रियासतें अखलाकी इक़्तिदार खो दें तो ताकतवर मुजरिमों के साथ NRO जैसे मुआहिदों का सहारा लिया जाता है, और फिर ये भी उनका कहना कि सेनेट इंतखाब से ज़ाहिर हो गया कि हम अखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अपोजिशन एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे हैं कि वो कौन सी साइंस है जिससे इमरान खान अपने वोट 47 से 53 कर लेंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन सी साइंस थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गए, हफीज़ शेख साहब हार गए, उनके वोट कम थे, गिलानी साहब के ज़्यादा थे। अब कौन सी साइंस है जिसके तहत चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट लाने की बातें की जा रही हैं, चाहे वो PDM कर रही हो, चाहे वो हुकूमत कर रही हो। नंबर गेम की बात है, हर कोई अपना अपना जोर लगा रहा है, लेकिन काफ़ी दिलचस्प रहेगा और अहम रहेगा कल का दिन कि आया अगर हुकूमत जीतती है तो फिर PDM यकीनन शोर करेगी, और अगर PDM जीत जाती है तो अभी तक तो वो शिकस्त ही पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं की जो कि गिलानी साहब वाले मामले में हफीज़ शेख साहब की शिकस्त थी, वो हुकूमत अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो ये एक और शिकस्त किस हद तक वो एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो ख़बरें हैं वो ये कि अहम जिम्मेदारियाँ मरीम नवाज़ साहिबा को और हमज़ा शहबाज को सौंप दी गई हैं। पंजाब में वो हंगामी दौरे करेंगे, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के तंजीम साजी करेंगे और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो कल के दिन के बाद 12 मार्च के बाद जो अगला फोकस होगा वो यकीनन अब 26 मार्च का होगा, जब अपोजिशन PDM की जमातें लॉन्ग मार्च करेंगी और उस लॉन्ग मार्च से किस हद तक वो टफ़ टाइम हुकूमत को दे पाएंगी। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। इब्राहिम राजा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और PJ मीर साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा और पहले मैं इस नुक्ते पर बात करना चाहूँगा कि जब रियासतें अखलाकी इक़्तिदार खो देती हैं तो फिर NRO ताकतवर मुजरिमों को दिया जाता है, ये इमरान खान साहब फरमा रहे हैं। अब इस वक्त वो कह रहे हैं कि अखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार है, ये ज़ाहिर हो गया हमें सेनेट इलेक्शंस। आप कैसे देखते हैं, कोई पहला सेनेट इलेक्शन नहीं था जो इस तरह से हुआ है, माजी में भी बहुत सारे अपसेट्स होते रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते रहे हैं। अब तक शायद ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं अपनी शिकस्त को, इस्लामाबाद की सीट को, या कोई और मामला है, या अब भी ये ख़तरा कि PDM अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ले आएगी, ये वजह इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की कैसे देखते हैं इसे आप? बात यह है कि अखलाकियात की बात तो कम से कम उसको ज़ैब देती है ना जो ख़ुद अखलाकियात की पाबंदी करता हो। हमारी सियासी अखलाकियात जो है वो तो हमने पहले भी देखी थी और पाकिस्तान बनने के बाद से मुस्तकिल हम देखते आ रहे हैं, और जो आला मिसाल मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कायम की है वो भी हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये जो हर बात पर अबाउट टर्न करके फिर यू टर्न लेते हुए बिल्कुल चलना शुरू कर, उसी रफ्तार से वापस चलना शुरू करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं और इसको अपना प्रिंसिपल बताते हैं, ये भी हमारे इल्म में है। यानी आपने किस बुनियाद पर जिन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ वोट किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय आपने उसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद फिर आपने कैसे उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, उनसे मुलाकातें। आप कह रहे थे कि आपके लोग कह रहे थे, आपके वज़रा कह रहे थे कि हमें नाम मालूम है लेकिन हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये कौन सी अखलाकियात है कि आपके पास नाम मौजूद हैं और आप ज़ाहिर नहीं कर सकते? और आप कह रहे थे कि जनाब हम अगर उनको डिसेट कर देंगे तो हमारी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। ये कौन सी अखलाकियात है कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने प्रिंसिपल से, अपने उसूल से पीछे हट रहे हैं और उनका नाम ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं जो आपके इल्म में आ चुके हैं? ये अखलाकियात का कौन सा मेयार है? और फिर ये अखलाकियात का कौन सा मेयार है जब आप खुद जानते हैं कि आपकी अददी अक्सरियत नहीं है, तो फिर आप जो है वो जाकर चेयरमैन सेनेट के लिए देखें। ये सारा कुछ जमहूरी अमल में होता है, मुखालफीन आते हैं
और चौंका देने वाले नतायज भी आते हैं। बड़ी जमहूरियतों में भी ऐसा होता है। बड़े बड़े ममालिक में जहाँ पर जमहूरियत की रिवायात आप 5 सदियों से या 6 सदियों से, वहाँ भी इस तरह का अमल होता है कि एक आदमी जो किसी मनसब पर अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो हार भी जाता है, अगरचे उसके पास अक्सरियत होती है। और ऐसा भी होता रहा है कि जनाब अगर उनके मुखालफिन जाते हैं ऐवान में और ऐवान में अपनी अक्सर साबित करते हैं तो अपनी हुकूमत भी बनाते हैं, नए सिरे से पूरा सेटअप। हमने जो मयारात मुकर्रर किए हैं, हम उस पर खुद कितने आगे चल रहे हैं, हमने उन मयारात को खुद कितना फॉलो किया है। अगर अच्छा हो जाए तो ठीक है जी, ये मुझे हजम हो गया, ये दवाई बहुत अच्छी थी, ये मुझे डॉक्टर ने, और अगर वो हजम ना हो या हम उसको ना हजम कर सकें तो फिर डॉक्टर भाई फेल हो गया है, डॉक्टर की वो तो बहुत ही ख़राब डॉक्टर है। ये है हमारे मयारात, ये है हमारी असल चीज़। और ये मैंने खामखा की सेहत की जो है वो रेफ़र किया है, लेकिन बाकी वोट नंबर में तो यही हो रहा है ना। आपका उम्मीदवार हार गया जी, तो आपके पास ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपने लोगों को निकाल देते हो, नतायज की परवाह किए बगैर निकाल देते। अब आप नतायज की परवाह भी करेंगे और आप ये दोबारा अटैम्प्ट भी करेंगे कि आपका आदमी जो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो, अगरचे आपके पास उसकी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। राइटली सेड। मैं इब्राहिम राजा साहब आपसे जानना चाहूँगा, अभी ये शिकस्त की बात हुई, अदालत के रिमार्क्स आपने सुने होंगे, जो एक केस लगा है जहाँ पर तमाम तर मुशीरान हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो पूछ ली गई हैं। साथ साथ ये भी एक सवाल उठा है कि हफीज़ शेख साहब जो कि इलेक्शन हार गए सेनेट का, उनके पास क्या जवाज़ रहता है कि अब वो एक ओहदे पर कायम रहें, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, एक तो ये जो इलेक्शन है उसके हवाले से तो ये बात वाज़ेह है कि ऑपोजिशन के लिए इस वक्त एक विन विन सिचुएशन है। अगर ऑपोजिशन ये चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाती है तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमत के लिए, लेकिन अगर वो हार भी जाते हैं तो ये भी हुकूमत की शिकस्त है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस नज़रिए की शिकस्त है जो बार बार वो कौम से खिताब करते हुए बताते हैं कि हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। तो इससे तो पता चल जाएगा कि वो सदारती रेफरेंस जो हुकूमत लेके गई थी शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट के ज़रिए, वो सारा एक ढोंग था और नंबर जो है वो अपोजिशन के ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हुकूमत जीतती है तो वो जो पूरा नज़रिया जो है उनका वो ढेर हो जाएगा। बाकी आपने बात की हफीज़ शेख की, तो हुकूमत के पास तो असल में मईशत चलाने के लिए कोई और मौजूद ही नहीं है। असद उमर उनके पास एक मौजूद थे, उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनकी कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये तो इसी तरह चल चलाओ वाली पॉलिसी है कि हफीज़ शेख को आप थोड़ा सा आगे करके चला सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि जी सागदार को हम सीट करवा के हफीज़ शेख को उनकी जगह लेके आएंगे, लेकिन ये तो दिल्ली दूर वाली बात है कि आप इतना कुछ जो है वो कर सकेंगे। बाकी शिबली फराज का जो बयान है, उन्होंने तो खुद ही एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयानिया है उसकी आप कह सकते हैं कि दियाँ उड़ा दी हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और हम बाय बुक नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की थी कि स्टंटेड ग्रोथ वाले पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, तो ये बयानिए वही लोग खरीदते हैं। कभी रियासत मदीना के बयानिया, कभी कोई भूखा नहीं सोएगा वो वाला बयानिया, कभी शफाफियत वाला बयानिया। 16 अरकान के बारे में आपने कहा कि इन 16 अरकान ने अपना वोट बेचा। अब आपकी पूरी हुकूमत जो है, आपने उनसे एतमाद का वोट लिया और उन 16 बिकाऊ अरकान ज़मीर फरोशों के सींगों पर आपकी हुकूमत खड़ी है, तो फिर कहाँ का नजरिया, कहाँ की शफाफियत, जिनके ऊपर 35-35 करोड़ रुपए के इल्जाम थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जो सेनेटर पैसे दे के सेनेटर बनता है तो ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट से सेनेट से कमाएगा। तो अब्दुल कादिर साहब जो है वो किस तरीके से, कितना टेक्निकल तरीके से उसको करवा के PTI में शामिल करवा लिया गया। सैफुल्लाह अब्दो का मामला हमारे सामने है। तो इस वक्त ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उन्होंने जिस तरीके से हासिल किया वो तो सबको पता है, लेकिन आप ये भी देख लें कि अवाम का एतमाद का वोट को मिला है क्या। इमनी इलेक्शन में वफाक में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी हुकूमत, KP में उनकी हुकूमत, और आपको पता है कि एक ऐसी जमात यानी मुस्लिम लीग नून जिसके बारे में ये गहरा तासुर है कि ये जो है इस्टेब्लिशमेंट के एहताब का शिकार है, ये बहुत जल्दी जो है इक़्तिदार में नहीं आ सकती। इसके पार्टी लीडर जो है वो तायात नायल हैं, उसके बावजूद वो डस्का में भी सबको पता है तकरीबन जीत गए थे, वजीराबाद में जीत गए, नौशहरा में जो 2013 में जीती सीट के
तहरीक इंसाफ 2018 में जीती, वो अपनी हुकूमत होते हुए भी हार गए। तो ये अवाम के एतमाद का वोट तो साफ पता चल गया कि Right, he said, राजा साहब। नहीं मिला, तो कोई धांधली नहीं हुई। बिल्कुल तो सही। ये तो हालात इनके हाथ से बिल्कुल निकल चुके हैं अब। पॉइंट आ गया जी। एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब और इब्राहिम राजा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। ब्रेक से पहले हमें पीजे मीर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। बात हम कुछ कर रहे थे इस वक्त जो एक सूरत हाल है, सेनेट के जो इलेक्शन हुए उसके बाद अब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए कल इलेक्शन होने हैं। इस वक्त जो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन से ये ज़ाहिर हुआ कि हम इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, फिर रियासतें इखलाकी इक़्तिदार खो दें तो NRO किया जाता है मुजरिमों के साथ। सर ये सारी बातें वो कह रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमत का भी ये अज़्म कि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपना लेकर आएंगे। अब अगर वो कुछ सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाते हैं सर तो दैट्स ऑल गुड, वो सब ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनके पास आदाद ज़्यादा हैं अगर वो जीतते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है हुकूमत को, और फिर कहते हैं इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार है। ये क्या बयानिया है पीजे मीर साहब? देखें, ये बयानिया डजंट रियली मैटर एनीथिंग। आप दोनों ने मिल के देखना है, एक चीज़ तो डिसाइड करें कि क्या सिर्फ आपको टाइटल्स ही चाहिए, कोई चेयरमैन बने, कोई MD बने, कोई ये बने वो बने, इज़ दैट ऑल यू नीड? आप लोगों को दोनों को तो मिलकर ये करना है कि आप मुल्क की बेहतरी कैसे लेके आओगे। हर बंदे को एक पोजीशन की एक आड़ लगी हुई है, हर बंदा ये चाहता है मैं पोजीशन पे हूँ, एंड दैट मीन्स एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी कुछ कहती है। बट इज़ एनीबडी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री? हर बंदा, हर इलेक्शन के अंदर आप देख लो, बाय इलेक्शन हो, कुछ भी हो, असेंबली की डिबेट हो, हर बंदा के मैं क्या बन जाऊँ, ये हमारी एक पोजीशन है। ये तो मुझे याद आता है सुल्तान महमद की, वो जब अंग्रेज़ उधर आ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी हुकूमत रहने दो, बाकी जो तुमने लेना ले लो। ये हम उस लाइन्स पे चल रहे हैं। आपको बेसिकली यार जो मर्जी चेयरमैन बने, क्या विल ही वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट? विल ही वर्क अगेंस्ट समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू बी फीजिबल फॉर द कंट्री? हम यही इस अलमिया में है। अब उधर देखो वो जो अमेरिकन डिबेट वो ख़त्म होगी, प्रेसिडेंट नया आ गया और अब आगे चल रहा है, हम जो है हम पीछे जा रहे हैं। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, 4 कदम पीछे ले लेते हैं। तो यार जो हो रहा है गेट ऑन विद इट। आप लोगों का मिसट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। जिसको कुछ नहीं मिलता वो रोड पे आ जाता है, रोड पे आके आपको थ्रेट्स शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ यू रनिंग दिस डेमोक्रेसी। बात यहाँ करते हैं, एक नारा लगा देते हैं लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत अच्छी है, उसके बाद आप फिर उसी जमहूरियत के पीछे आ जाते हैं, उसको डरेल कर रहे होते हैं। तो आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, मुझे बताएं ना। एतबार एक दूसरे पर आपका है कोई नहीं किसी का, तो फिर आप कहते हैं हमने इस मुल्क को रन करना है। कैसे मुल्क को रन कर सकते हैं आप मुल्क को देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर पड़ा हुआ है, हर किस्म की मुसीबतें पड़ी हुई हैं। वो जो दूसरा घोड़ा बाहर बैठा हुआ है अपोजिशन का, वो अपना घोड़ा चला रहा है, गवर्नमेंट अपना घोड़ा चला रही है, मिल के कोई काम नहीं कर रहा, मिल के कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि द ऑपोजिशन इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। दैट इज हाउ वन वर्क्स। अब उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि जो सिटी जो पार में आ जाता है कॉरिडोर्स में, ही इज द बी ऑल एंड वन ऑल। हम उसको देखते नहीं है, ऑपोजिशन इज टोटली आउट ऑफ द विंडो। कल PTI आएगी, आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। आज ये नून है, पीपल्स पार्टी, ये सारे हैं, आपने इनको डिस्कार्ड कर दिया। दिस इज नॉट हाउ वी रन स्टेट्स। स्टेट्स आर रन, ये 17th सेंचुरी में जब रिपब्लिक्स आई थी, दिस वाज द होल फंडामेंटल आइडिया टू रन इट इन डेमोक्रेटिक वे। लेकिन डेमोक्रेसी की किसको क्या समझ है? तो बेसिकली ये जो डिबेट है, दिस इज नाइदर हेयर और देयर। चेयरमैन कौन बनेगा, डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा, कोई इधर से लॉबी कर रहा है, कोई उधर से लॉबी कर रहा है। भाई ओपन वोट अगर कर लेते तो मैं समझता है कि फिर वो आज वो ये ना होता है ए तू ब्रूटस,
बात यह है कि यहाँ कहीं ना कहीं पैसा ये लगाए चलेगा, चलता रहेगा और हम डेमोक्रेसी के मैं पीछे मीर साहब ये जानना चाहूंगा कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर हम ये वो तो कहते हैं जब हम कर रहे हैं तो हम कन्विंस कर रहे हैं लोगों को कि वो वोट दें हमारे मुंतखब नुमाइंदे को, तो अगर हुकूमत कामयाब होती है तो फिर भी क्या पैसे चलेंगे या फिर हम कहेंगे नहीं नहीं ये पैसे नहीं चले, ये कन्विंसिंग पावर थी इस गवर्नमेंट की, इस पॉलिटिकल पार्टी की, जिससे इन्होंने वोट ज़्यादा ले ली? अरसलान, हर गवर्नमेंट जो होती है वो चलती है 60-40 के रेशो के ऊपर। गवर्नमेंट इन पावर इज द गवर्नमेंट विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ऑपोजिशन, नो मैटर व्हाट इट इज़ एन ओपिनियन, इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त अच्छा बुरा जो भी होगा इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ऑपोजिशन है वो शोरी मचाएगी, एक ओपिनियन देगी जो कि उसका हक है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन हम यहाँ उस ओपिनियन को कंसिडर करेंगे ही तो आगे आप चलेंगे। आपकी जिसकी हम बात करते हैं ना डेली, कंटिन्यूटी पॉलिसीज़, ये कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ इस तरह चलती जनरेट होती हैं, हम उस पर चल नहीं रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट कहेगी हाँ जी हमारा आ गया, सो फिर इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन उठेगा, क्या आर यू गोइंग टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप? Are you going into a unilateral sort of a dialogue या एक मोनोलॉग पे चल रहे हो? हम नहीं, डायलॉग पे इस मुल्क को चलाना है, द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। हम बहुत रिजिड हैं, हम बहुत सख्त हैं, हम ऐसे ऐसे बयानात दे देते हैं कि बाद में आपको उनको खाना पड़ जाता है, एंड दैट बिकम्स वेरी एम्बैरसिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब तो मीडिया इस तरह है कि वो जो बात करते हैं वो 10 दफ़ा रिपीट करके अगले को बेइज्जत कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ यार थोड़ी सी संजीदगी दिखा दो। राइटली सेड पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, ज़रा नज़ीर लगारी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, अब दोनों तरफ से पूरा जोर है जो लगाया जा रहा है, हुकूमत भी लगा रही है, PDM भी लगा रही है। आइदर वेज जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि जब गिलानी साहब जीते हैं तो वो शिकस्त नहीं उस तरह से तस्लीम कर पाई या उसको नहीं बेहतर अंदाज में अब्जॉर्ब कर पाई ये गवर्नमेंट, और वो नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स या वज़रा के स्टेटमेंट। अब आइदर वेज यहाँ पे जो भी जीतता है दूसरे ने शोर मचाना है। अगर ये अपोजिशन ही जीत गई तो हुकूमत तो बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट करेगी इसे, और अगर हुकूमत जीत जाती है तो अपोजिशन ने पहले से ही कह दिया कि ये तभी जीतेंगे अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो ये एक अजीब बहरानी कैफियत दोनों सूरत हाल में पैदा होगी सर। नहीं, हमने इसी तरह की जमहूरियत को स्पेस दिया है, हमने रिवायात कायम नहीं की हैं, हम एक अच्छी जमहूरी कदरें कायम नहीं कर सके हैं। ये जो पीजे मीर साहब कह रहे हैं, हम हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड्स पर कोई आने को तैयार नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए बुरी है, जो चीज़ आपके लिए बुरी है मैं उसको अपने लिए अच्छा समझूंगा, जो मेरे लिए जो है अच्छी चीज़ नहीं है उसको जो अपोजिशन है वो कहेगी यार ये तो ये इसकी बात ही गलत है, और अपनी पोजीशन चेंज होते ही अपना स्टांस चेंज कर देते हैं। आज पोजीशन एक है और स्टांस एक है, अगर ये पोजीशन चेंज हो जाती है तो स्टांस भी चेंज हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई उसूल नहीं। अच्छा, आप जा रहे थे कि जनाब सीक्रेट बैलेट सीक्रेट बैलेट सीक्रेट बैलेट, और उसके आप बेनिफिशियरी नहीं हो सके। सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन हुआ नहीं, आप कहते कि ओपन बैलेटिंग करें, ओपन बैलेटिंग करें, और जनाब ओपन बैलेटिंग जो है वो नहीं हो सकी, सीक्रेट बैलेट हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि आपने वो सीट लूज़ कर दी। अब आपकी बारी है, अब आप आए हैं तो इस मामले पर खामोशी है कि जनाब वो ओपन बैलेटिंग होगी या सीक्रेट बैलेट होगी। जाहिर है आपने कहना है कि जनाब वो इलेक्शन सीक्रेट होता हो तो ये भी सीक्रेट होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास या उसी पोजीशन पर आ गए हैं, अब आप कहेंगे कि लोगों का हमने ज़मीर जगाया है, लोगों का ज़मीर जाग गया। अगर अपोजिशन करेगी तो उसने ज़मीर ख़रीदे हैं लोगों के और पैसे भरे हैं, अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं जनाब हमने जाकर लोगों से बात की और उनका ज़मीर जो है वो जाग गया और उन्होंने हमें वोट दिया। जी। मैं कहता हूँ कि पोजीशन कोई भी हो, हमने आला अक़दार कायम नहीं की हैं, और उसकी वजह यह है कि इस पर छाँव रही है, इस हमारी जमहूरियत पर एक आमरियत का साया रहा है। हमने अपनी ज़िंदगी के आधे बरस गंवाए हैं और उसमें आमरियत के साथ डिक्टेटरशिप ने हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़ी रुकावटें पैदा की हैं। हमारी जमहूरियत जो है वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रही है, और उसको हमेशा कहीं ना कहीं से सहारे और खोटे की ज़रूरत होती है। ये जो बैसाखियाँ लगी हुई थी इस हुकूमत को, या माजी में भी हुकूमतें रही थी जिनको बैसाखियाँ लग जाती थी, अगर वो बैसाखियाँ हार जाएँ तो धड़ाम से गिर पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा। किस तरह से जो है वो जब जहाज़ चल रहे थे और बंदे लेकर आ जा रहे थे तो उसे नज़र नहीं आ रहा था,
और कोई कह नहीं रहा था, कोई हाई मॉरल ग्राउंड भी नहीं था, लोगों को पकड़ पकड़ कर पेश किया जा रहा था, जनाब अब हम ये फंसा कर रहे हैं, लीजिए ये आपकी खिदमत में हाजिर है, अब ये लेकर। अब वो वज़ीर आज़म उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, यार वो फलाना जो इंक्वायरी उसकी थी शुगर इंक्वायरी कमीशन, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। अरे यार आपने तो हाई मॉरल ग्राउंड ये बनाई थी ना कि जो बंदा लेकर आएगा बस उसको सलाम करेंगे। अब आपने ये कहा है कि उसको पकड़ लें। अब ये बिल्कुल अजीब व गरीब सूरत हाल है। जो चीज़ आप आज पसंद करते हैं और अपने लिए पसंद करते हैं, अगर वही चीज़ दूसरे के पास हो तो फिर आपके लिए बहुत बुरी बन जाती है और कहते हैं कि यार उसके पास तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। और अगर ये खेल ऐसा चल रहा है और अगर ये जो उल्टा वो पहिया घूमने लग गया है तो फिर आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जब वो पहिया पहले घूमा था तो आप बेनिफिशरीज में बन गए थे। अब आप जो है वो अगर हम फील कर रहे हैं कि अगर बैसाखियाँ हट गई हैं तो फिर आपके अगर आप गिर जाते हैं तो फिर आप इसको कसूर तो ना देना कि दूसरों ने आपको धक्का दिया, आप एक गलत जगह पर खड़े हुए थे और उस पोजीशन से आप हट गए हैं। अब आप इसके किसी से शिकवा नहीं कर सकते। आप किसी से शिकवा नहीं कर सकते। ये शिकवे अब मज़ीद बढ़ेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। मैं इब्राहिम राजा साहब आपसे जानना चाहूँगा, गिलानी साहब ने आज बयान दिया, उनसे पूछा गया कि मरियम साहिबा कह रही हैं लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि वोट आप सादिक संजरानी साहब को दें, गिलानी साहब को वोट ना दें। गिलानी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये उन्होंने पहले भी कहा था जब वो सेनेटर मुंतखब होने की दौड़ में थे, अब तो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में हैं। मरियम साहिबा का ये बयान कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, फिर इससे पहले उन्होंने 2 MNAs को जिस तरह से कहा कि गोलरा के करीब एक सेफ हाउस में रखने की बात, ये किस तरफ की लड़ाई है जो मरियम साहिबा लड़ रही हैं? पूरी PDM एक तरफ, जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन वो इदारों को कहीं ना कहीं मलाइन करने के, ना उनका नाम ख़राब करने के दर पे मरियम साहिबा लगी हुई हैं। ये क्या मामला है सर, इसे कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मरियम नवाज तो ज़ाहिर है कि अपोजिशन में हैं। आप ये देखें कि शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं, जो ताकतवर हलकों के अपने आप को नुमाइंदा भी जाहिर करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के भी नुमाइंदे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सादिक संजरानी सिर्फ हुकूमत के उम्मीदवार नहीं हैं, वो रियासत के उम्मीदवार हैं। तो रियासत का उम्मीदवार क्या, हम सब इतने बच्चे हैं कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि वो ये कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, यानी फौज के उम्मीदवार हैं। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज ने तो जाहिर है कि बतौर अपोजिशन लीडर इस किस्म के इल्जामात लगाने हैं, उनके पास एविडेंस हो या ना हो। लेकिन ये तो खुद अपने फौजी मारने वाली बात है कि शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं, शेख रशीद साहब इदारों को घसीट रहे हैं। फिर आप ये देखें कि हफीज शेख इब्राहिम राजा साहब, ये तो इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना कि हम उसको किस तरह से उसको लें, क्योंकि इसको पॉजिटिव देखने का एक तरीका ये है कि चूंकि वो एक बलूचिस्तान एक सूबा है, दूसरी तरफ हुकूमती उम्मीदवार फाटा से हैं, महरूमियाँ दूर करने की बात है, रियासत को यूनाइट करने की बात है, फेडरेशन की बात। एक पर्सपेक्टिव तो ये भी हो सकता है जो बहुत सारे लोग उनके जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने, उनका जो तासुर था वो अगर आप बयान से सुने, उनका ये तासुर नहीं था। फिर आप देखें कि हफीज शेख जिस दिन इलेक्शन हारते हैं उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारे आर्मी चीफ की और DG ISI की मुलाकात होती है और वो मुलाकात सिक्योरिटी इश्यूज पर हुई होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या ISPR से उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और मुझे पता है बतौर साफी के वो हुकूमत की जानिब से, फौज की यह ख्वाहिश नहीं थी कि वो खबर लीक हो, हुकूमत की जानिब से वो खबर लीक की गई ताकि जो एतमाद का वोट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलना है, उसमें अरकान को ये मैसेज जाए कि फौज जो है वो हमारे साथ खड़ी है। तो इसका मतलब यह है कि इदारों को सियासत के अंदर कौन घसीट रहा है, मतलब अपोजिशन तो कर रही है उनके ऊपर हमले, और जाहिर है कि ये हर किसी के लिए तकलीफ दे है कि फौजी क़यादत पर और हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हमले हों, लेकिन कोई कसर जो है वो हुकूमत भी नहीं छोड़ रही। और दूसरी बात जो मीर साहब ने की कि मौजूदा जो मैस है इसका जिम्मेदार आप देखें कौन है, कि हम सबको पता है कि इलेक्शन से पहले एक राह हमवार हुई कि तहरीक इंसाफ चले, एक नई पार्टी को चांस दिया जाए। उसके बाद पूरी अपोजिशन को बांध दिया गया, तो शहबाज शरीफ बड़े ताबेदार बच्चे बन गए, मौलाना फजलुर रहमान की वो तजवीज़ नहीं मानी गई कि यहाँ हलफ ना उठाएं। अगर खुला मैदान छोड़ दिया गया तहरीक इंसाफ के लिए कि आप चौके छक्के मारें और लेके जाएं इकॉनमी को आगे, अब ये क्या जनरल बाजवा ने कहा होगा कि आप उस्मान बुज़दार को इंस्टॉल कर दें पंजाब में और बेड़ागर करवा दें पंजाब का? ये जनरल बाजवा ने कहा होगा कि आप महमूद खान को KP में इंस्टॉल कर दें, वहाँ बेड़ागर करवा दें? तो अगर आज आपकी इकॉनमी अच्छी होती, लोगों को रिलीफ मिल रहा होता, आटा चीनी स्कैंडल ये ना आए होते, अशियाए ज़रूरत सस्ती होती, आज ये PDM का जुलूस निकालती तो लोग इनकी पजीराई के बजाय लोग इनको मजम्मत करते हैं, बल्कि आप सियासी इस्तिलाह में कह सकते हैं कि लोग इनको
जूतों के हार पहना के कि आप एक अच्छी भली हुकूमत चल रही है, इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, हमें रिलीफ दे रही है, और आप इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि पूरा मैदान खाली होने के बावजूद हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी तस्लीम कर रहे हैं, शेख रशीद जो है उनके इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल एक हार लश्कर का एक खिलाड़ी होता है, और वो तस्लीम कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सके। तो पूरी अपोजिशन को आपने बांधने के बावजूद तो परफॉर्म नहीं कर पाए। आपकी जो नाकामियां हैं उसका बोझ स्टेब्लिशमेंट को उठाना पड़ रहा है, तनकीद का रुख उधर भी हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो चाल जो है वो कोई नॉर्मलाइज होगी। देखिए, अगर लॉन्ग मार्च में हुकूमत नहीं भी गिरती तो अपोजिशन ये प्लान कर रही है कि वो स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक एतबार ले आएंगे, फिर किसी वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कहेंगे। तो उसका मतलब है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहेगा, और जो मैशत का हाल है सियासी अदम इस्तेहकाम में, तो मैशत जो है वो मज़ीद डूबेगी। और जो हमारे इदारे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, वो तो अफोर्ड नहीं करेंगे कि ये। तो राजा साहब, तासुर मुझे ये मिल रहा है कि क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन सारे मुल्क के इदारों को खोखला करने और उनका नाम ख़राब करने पर लगे हुए हैं। चाहे हुकूमत अपनी कह लीजिए कि कम समझी में कुछ हुकूमती वज़रा ये बयानात दे रहे हैं, या अगर डेलिबरेटली मरियम साहिबा कुछ बयानात देती हैं, तो हर तरफ से काम इदारों को ख़राब करना है और गंदा करना है, विच इज़ वेरी सैड। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम कुछ बात नून लीग की सियासत पर करेंगे और फिर लॉन्ग मार्च पर एक एक कॉमेंट तीनों मेहमानों से लेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे जो चीज़ ज़रा थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डालें कि इस वक्त नून लीग की सियासत क्या है और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। हमने देखा कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार गिलानी साहब थे, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार गिलानी साहब हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब JUIFA से उनका ताल्लुक़ है। PMLN क्या अचीव कर रही है इस सारे मामले में, या उनकी लड़ाई कुछ और है, या उनका मामला कुछ और है, क्योंकि अमली तौर पर कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर रहे। वो पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक भी लाने के लिए उस तरह से एग्रीड नहीं है। ख़बरें इतलात ये हैं हमारे पास कि वो चाहते हैं कि इसी तरह परफॉर्मेंस ना रहे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद आए, और वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करें बुज़दार साहब, वो नहीं चाहते कि चेंज हो। ना वो वहाँ पर कुछ हासिल कर रहे हैं, ना वो यहाँ पर कुछ हासिल कर रहे हैं। तो फिर ये सारी की सारी लड़ाई और जद्दोजहद नून लीग की किस तरफ है, कैसे देखते हैं इसे हम? देखिए, ये जद्दोजहद नहीं है। अभी नज़ीर लघारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जो जिसको सूट करता है वो ठीक है, जो सूट नहीं करता, अगर आप उसको ऑपोजिट साइड पे, वो ख़राब हो जाता है। ये आपका बेसिक, ये बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। अब ये इस बेसिस के ऊपर हम इस मुल्क को रन कर रहे हैं। ये आपके सवाल पे मैं आता हूँ। अभी नैब ये जो भी कुछ कर रहा है, जब एक गवर्नमेंट पावर में थी उस वक्त क्यों नहीं चेंज किए भाई नैब लॉज? आज क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ गई है? पहले क्या वजह थी? क्यों उस वक्त आप पे कुछ नहीं था, अब आप पे आ गया, अब आप कह रहे हैं इसको चेंज करो। सो वट एवर सूट्स यू इट्स गुड, लेकिन दूसरी साइड पे जाएंगे वट एवर सूट्स देम दैट्स नॉट गुड। ये बड़ी गहरी बात की है लघारी साहब ने। अब बात आती है नून की। देखिए, PMLN जो है ये, इसकी हमेशा एक बदकिस्मती से एक कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड रहा है। मैंने खुद, नवाज शरीफ मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, मैंने खुद इनको कई दफ़ा कहा है इतनी हार्ड और कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड को आप मत रखो। इनको ये भी बताया कि देखो आपके जो अपने जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट हैप्पी विद यू, आपके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो गई है। अब वो फ्रेगमेंटेशन प्रोलिफरेट करके बहुत बढ़ गई है। अब मरियम ठीक है, अब आप कहते हैं डेमोक्रेसी, आप यहाँ एक मरूसी सियासत लेके आ रहे हैं। अब इनकी सीनियर लीडरशिप जो है, आई कैन नॉट नेम देम, बट दे आर नॉट हैप्पी कि जी एक छोटी सी बच्ची आ गई है और हम उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम सिर इधर हिलाते हैं तो हम बड़े एक ने कहा असी तो पागल दे बच्चे लगते हैं, ये लफ्ज़ हैं। अब बात यह है वो खड़े भी हैं, पागल दे बच्चे भी हैं, तो फिर खड़े भी हैं, नहीं हिलते। इसके अंदर बड़े डिविजन्स हैं। अब ये डिविजन्स, नंबर वन जो सबसे बड़ा डिवीज़न अब इस वक्त जो क्रिएट हुआ है वो है कि नवाज़ शरीफ की जो एक जनरल बाजवा और जनरल जो इनके हमारे DGISI जनरल फैज़, उनके मुतल्लिक जो बाय नेम करके आपने हिट किया है, इसके बड़े डीप रिपरकशंस हैं। और इन डीप रिपरकशंस के, टू योर क्वेश्चन,
आपके जो बाकी PMLN के जो मेंबर्स हैं वो अलर्ट हो गए, वो फेंस पे कहीं बैठ गए, कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब हमारी पार्टी का क्या होगा। अब इसी वक्त आप देखेंगे कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। वो कहते हैं व्हेन द पुश कम्स टू अ क्रंच यू विल फाइंड आउट कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ खड़ा है। यस, नवाज शरीफ के अपने बड़े सपोर्टर्स हैं। मुझे याद है कि जब मैं लंदन में था तो ये वहीं थे, इनके सपोर्टर्स मोस्टली भाग गए थे, कई छोड़ गए थे। क्यों छोड़ गए थे? वो कहते हैं जी ये खुद चले जाते हैं, हम यहाँ ब्रंट खाते हैं। दैट इंक्लूडेड द चौधरीज। वो कह रहे हैं कि जी सानू दस्या भी नहीं तो तुसी चले गए। अब बात यह है कि ये बड़ी अंदर फ्रैक्चर्स हैं। मरियम पूरी कोशिश कर रही हैं इस फ्रैक्चर को रिपेयर करने की, लेकिन फ्रैक्चर आ गया है। इस फ्रैक्चर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज इस वक्त आपके डिविजन्स बन गए हैं। अब जो वानबीज़ हैं जिनको अगर कहीं से टिकट नहीं मिलेगी वो पूरी कोशिश करेंगे नून के अंदर आने की। वाई इज़ इट के एक अलायंस है जो आज PTI के साथ है, ये लाइक माइंडेड लोग हैं। ये ना पीपल्स पार्टी के साथ जा सकते हैं ना नून के साथ जा सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट नून इस वक्त एक फ्रेजिलिटी पे है। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि उसके पास एक लीडरशिप आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बिलावल, वो जिसका कोई बैगेज कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके रिवाइवल के ज़्यादा चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू द PMLN। क्योंकि देखें, रिमेंबर, जो मर्जी डिबेट कर लो, जो मर्जी आर्गूमेंट दे दो, वी आर एन आर्मी स्टेट, वी विल रिमेन एन आर्मी स्टेट टिल द टाइम कि आपके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो आप कह लो कि बायलैटरल्स पे नहीं आते हैं। राइटली सेड पीजे मीर साहब, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए। जी बिल्कुल आपकी बात आ गई। मैं एक कमेंट आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, आपको आर्मी के साथ चलना चाहिए। आप अपना काम करें, फौज अपना काम करे, मिडलिंग इन द अफेयर्स ना करें आप, एंड गेट ऑन विद इट। ये पूरी डेमोक्रेसीज में दुनिया के अंदर हमेशा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उसको वो डेमोक्रेसी भी चलाती है, अपने डोमेन में भी रहती है। यहां हम इंटरवीन कर जाते हैं, जो प्रॉब्लम होता है वो दूसरा फौज के पास चला जाता है, और जी इनको निकाले, मुझे लेके आए, मैं देखो मैं क्या करूंगा। सो आई थिंक इस ट्रेंड को खत्म करो, लेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस गेट ऑन विद इट। आपके जनरल फ्रैंको का एक बड़ा जबरदस्त एक एग्जांपल है स्पेन का, 30 इयर्स ही रूल्ड। मीर साहब, मैं जरा आपका पॉइंट आ गया, मैं के कमेंट लॉन्ग मार्च पे लेना चाहूंगा, वक्त कम हो जाएगा। मैं लगारी साहब से आगाज करता हूं। लगारी साहब, अहम जिम्मेदारियां हमजा साहब को, मरियम साहिबा को पंजाब में दे दी गई। सिंध जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से इस लॉन्ग मार्च ने चलना है, पंजाब से होते हुए फिर कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद में आना है। कितना इफेक्टिव इसको देख रहे हैं? सिंध के अवाम कितने चार्ज होंगे और सपोर्ट करेंगे और साथ चलेंगे वहाँ से इस्लामाबाद तक आएंगे? ये बहुत अहम सवाल है और मेरा ख्याल में कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर व खौज की ज़रूरत है कि इसके बाद क्या होने वाला है। असल बात ये डिपेंड करता है कि कल का इलेक्शन क्या नताइज देता है। अगर नताइज हुकूमत के हस्ब मंशा नहीं होते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट मुंतखब होते हैं तो अपोजिशन अपनी सिटिंग करेगी और रिव्यू करेगी बहुत सी पॉलिसीज़ को जो कन्फ्रंट्रेशन की रही हैं, उनको असर नौ रिव्यू किया जाएगा कि क्या हम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इस बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। ये मेरे साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन इस एहतराम के साथ ही मैं ये भी अर्ज़ करता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं एक पॉलिटिकल एंटिटी, क्रिज़मेटिक एंटिटी बनकर उभरी हैं ये पिछले मुख्तसर से अरसे में, और एक बड़ी क्रिज़मेटिक शख्सियत के तौर पर सामने आई हैं, आउट स्पोकन ओरेटर के तौर पर। आप पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको उनको मौका दिया, स्पेस दिया। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था कि मैं बात नहीं करूँगा, यार आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके सामने दूसरी तरफ को जो अपोजिशन की बेंचों पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी साथ लें, और उनको साथ लेने के बाद उनके साथ डायलॉग करें और आपने जो काम करने बुनियादी वो काम करें, लेजिस्लेशन करें या जो भी चीज़ें। वो तो आउट राइट यानी बिल्कुल एक बात कहते थे कि मैं चोरों और डाकुओं के साथ बात नहीं करूंगा, और इतनी हैवी अपोजिशन जिसमें बहुत कम माइलेज है, कम फासला है, उसके बावजूद उसको कंसीडर करने को तैयार नहीं थे। इसने मौका दिया है अपोजिशन को एक साथ होने का, और उसमें से ये उभरी हैं मोहतरमा मरियम नवाज़। ये नहीं लगता है कि अगर कल का रिज़ल्ट अपोजिशन के हस्ब मंशा होता है तो फिर ये मामला जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाता है। फिर ये जाएंगे हाउस में, किसी ना किसी हाउस में 3-4 जगहों पर, कि या कौमी असम्बली में जाएं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़
अदम एतमाद की तारीख लाएं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौमी असम्बली में जाएं और स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख ले आएँ। नंबर 3 ये पंजाब में जाएं और राइटली सेड लगारी साहब, एतमाद की तारीख ले आएँ। ये 3-4 जी बिल्कुल आपकी बात आ गई। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, लेकिन चार्ज होगी यकीनन। इब्राहिम राजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, और आया इसका कोई असर पड़ेगा कल के नताइज से? कोई मामलात या स्ट्रैटेजी तब्दील होगी? क्योंकि अब तो जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई, काम शुरू हो गया, तो क्या वो किसी और चीज़ की तरफ आएंगे या ये फिर भी रहेगा लॉन्ग मार्च का ऑप्शन? देखिए, एक तो बात यह है कि पीटीआई जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम है, और जिन हालात से नून लीग गुजरी है, एहसन इकबाल गुजरे हैं, राना सनाउल्लाह गुजरे हैं, शहबाज शरीफ गुजरे हैं, हमजा शहबाज गुजरे हैं, ख्वाजा आसिफ गुजर रहे हैं, क्या पीटीआई में कोई एक भी ऐसा लीडर है कि उसको इन हालात से गुजरना पड़े और वो फिर भी इमरान खान के साथ खड़ा होगा? उसका जवाब है नफी में। दूसरा, जो आपने लॉन्ग मार्च की बात की, तो इतना बड़ा जो इन्होंने मूव बनाया है, तो जाहिर है कि ये बगैर कुछ हासिल किए तो नहीं जाएंगे वापस। हमें पता है कि ये इसी तरह ले रहे थे, हफीज शेख वाले इलेक्शन को बाइजी ले रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुसरो बख्तियार शेख रशीद को डांटा भी था कि आप ऐसे ही यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं और ये इसको ईजी न लें, ये हमारे लिए जो है वो चैलेंजिंग होता है। और हमें ये भी पता है मौलाना फजलुर रहमान का जब इस्लामाबाद में धरना आया था, तो उसके अंदर से एक डील निकली थी और मियाँ नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। तो ये नहीं हो सकता कि उनका ये धरना आए यहाँ पे। फैजाबाद का मकान आपको पता है 6-7 किलोमीटर, वो राइट पे जाएंगे तो रेड जोन इस्लामाबाद का आता है 6-7 किलोमीटर, अगर वो लेफ्ट पे मुड़ गए तो रावलपिंडी में जो हमारे अहम इदारे हैं वो आ जाते हैं। तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ अब हुकूमत को देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कुछ दे भी ना, कोई नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई डील भी ना निकले और वो आए 1-8 दिन बैठे और वापस चले जाएं। तो इस तरह से ये नहीं होगा। और ये लॉन्ग मार्च अगर किसी का ख्याल है, शेख रशीद तो खुद भी कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक जो कराटे होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी तो उनको रिपोर्ट करती है, तो उनको पता है। तो ये लॉन्ग मार्च जो है बड़ा चैलेंज होगा। और अगर ये रेड जोन में चले गए और वहाँ पे हमें पता है आर्टिकल 245 के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो फौज को तलब कर सकता है। तो उस सूरत में फिर जो है इदारों को मुदाखलत करनी पड़ेगी और फिर हालात बेकाबू होते हुए देर नहीं लगती जब इदारे ये समझें कि अब बिल्कुल हालात बेकाबू हो गए हैं, वायलेंस हो रहा है और मैशत भी तबाह हो रही है, तो उस सूरत कुछ भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग मार्च को बिल्कुल सही। पीजे मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा यहाँ पर। पीजे मीर साहब, आपकी क्या राय होगी सर इस पर? देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी हुई है। लगारी साहब ठीक सही कहा उन्होंने कि ये निकली है बिकॉज ऑफ इमरान। बट ये जो मरियम है, मैं तो उस आखिरी फ़्लाइट पे था जब बेगम कलसूम गई थी, मैं उन्हीं के साथ ही मैंने ट्रैवल किया था, जो बेचारी वापस नहीं आ सकी उसके बाद। वहाँ उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था देखो ये जो मेरी फैमिली के साथ कर रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड, ये पीजे साहब ये जो मेरी फैमिली के साथ जो कर रहे हैं, मेरे बच्चे निकलेंगे बाहर, मैं आपको वादा करती हूँ मेरे बच्चे निकलेंगे और अपने बाप का अपने बाप की सपोर्ट के अंदर। ये उनका उस वक़्त था। उस वक़्त मरियम नहीं निकली थी और उसके बाद वो निकली। अब उसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। इन कंपैरिजन अगर आप पॉलिटिकली देखते हो तो जिस तरह मैंने पहले कहा है, वहाँ बड़े फ्रैक्चर्स हैं इसके अंदर, नून के अंदर। अब वो फ्रैक्चर्स रिपेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये तो अब उनकी क़यादत बात करेगी। लेकिन मुनाफ़कत है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद देखा है, मैंने अब इन पार्ट ऑफ ऑल दैट सीन कि मियाँ साहब के सामने कुछ और पीछे कुछ और। आई कैन टेल यू दैट। और यही एक दफ़ा मैंने भी सजेस्ट किया था, अरसलान आज आपको बताता हूँ, ये ड्यूक स्ट्रीट पे थे, तो ये चौधरी निसार थे, झगड़ा थे और शहबाज, तो मैंने कहा जी आप क्यों नहीं, डेमोक्रेसी आपको चाहिए, आप व्हाई डोंट यू जॉइन हैंड्स विद द मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान राइट नाउ। नहीं जी आप बात करें, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुझे लिटरली धक्का मार के नवाज शरीफ के कमरे में अंदर भेजा। मैंने अंदर जाके यही कहा, मैं कहा यार व्हाई डोंट यू डेमोक्रेसी चाहिए तो मिलो, अगर सेग्रीगेट रहोगे तो आप कहीं नहीं जा सकोगे। नहीं मैं देखूंगा, ये करूँगा। खैर बात आई गई, ख़त्म होगी। क्वेश्चन इज़, अभी इब्राहिम साहब ने बात की है, पीटीआई नो डाउट इमरान खान वन मैन, PMLN नो डाउट नवाज शरीफ, अदरवाइज शहबाज शरीफ या एनीबडी 0-0। यही चीज़ आप पीपल्स पार्टी में ले लें। अब बिलावल आ गए, बिलावल इज नंबर 1 regardless. So we have a one-man show in every political party. Rightly said, PJ Mir साहब। अंदर जब डेमोक्रेसीज आएंगी तो then we will see कि what is the actual fate of the country.
बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।